हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू डिजायर आइज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल वीडियो नहीं आया बिकॉज कल न्यूज़ ही इतनी नहीं थी कि वीडियो लाया जा सके। हार्डली एक न्यूज़ मिली मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज और कल का वीडियो एक साथ बना लिया जाए। चलिए देखते हैं द हिंदू से क्या पहले में कवर करना है। कल के न्यूज़ में केवल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, नॉट पॉसिबल टू फुली ब्लॉक चाइनीज फंड्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं। देखो ये बहुत रहा है कि क्वेश्चन रहा है, डिबेटेबल रहा है कि चाइना के चीज़ों को बायकॉट करो। ओके, बहुत इवन चाइनीज ऐप्स को भी 59 ऐप्स को बायकॉट करने का गवर्नमेंट ने पूरा कोशिश करे, इवन बायकॉट भी कर दिया। टिकटॉक वगैरह सब कुछ जो है बंद करवा दिए, बैन करवा दिया। तो जो है बट ये बोलना कि जो है पूरा ये सब चीजें एकदम ब्लॉक हो जाए, चाइनीज का इंटरफेरेंस ब्लॉक हो जाए, बिकॉज अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। और ये समझना चाहिए कि चाइना की जो गवर्नमेंट है ये किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ के कह लें किसी भी कंट्री के जो इंटेलिजेंस वाली चीजें हैं, कह लें कि अपने यहाँ का इंटेलिजेंस कह लें जो बहुत सिक्योर चीजें हैं, ओके, जो कहीं नहीं पता चलना चाहिए, उन डेटा को कैसे वो इवन एप्स के थ्रू या फिर कह लें अपनी कंपनीज के थ्रू निकलवाने की कोशिश करती है, वो भी अपने कंट्री के फेवर में। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा सा है ये आर्टिकल, तो समझ लेते हैं। देखो अभी क्या हुआ कि जब इशू चला लद्दाख वाला बॉर्डर एरिया पे, तो इस वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे क्या हुआ कि एकदम से जो है ये डिसाइड हुआ कि हम लोग सब चीज़ें ब्लॉक करने वाले हैं, जिससे कि इकोनॉमी वहाँ की थोड़ा सा जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। ओके, थोड़ा सा उसको हार्म पहुँचा सकें। अब क्या है कि एक इंटेलिजेंस असेसमेंट हुआ है, आईबी वगैरह ने करा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने ये क्वेश्चन करा है कि जितने भी देखो कोई भी कंपनी है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक्स जो है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से है। ओके, तो ये क्या है कि इसके कारण क्या है, सम मेजर्स कैन बी टेकन तो सेवरल चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो क्वाइट सब्सटेंटिव इन नेचर है, तो उनको पूरा ब्लॉक करना वो पॉसिबल नहीं है। वरीसम फैक्टर यहाँ पे क्या है कि चाइनीज कंपनी का लिंकेज जो है चाइनीज मिलिट्री से भी है। एंड चाइना ने 2017 में एक नेशनल इंटेलिजेंस लॉ, ये याद रखना, कौन सा लॉ, नेशनल इंटेलिजेंस लॉ, ये पास करा। इससे क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ पावर्स मिल गई। वो पावर्स क्या थी, वो थी कि चाइनीज कंपनी जो है उसका ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो है कोई भी कंपनी करती है, तो उनका उससे कोई भी डेटा वो इजिली जो है ले सकती है। ओके, और जैसे कि हुआई हो गया, जेटी, टिकटॉक हो गया, ये पूरा फुल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे इन द इंटेलिजेंस वर्क जहाँ पे भी वो ऑपरेट करेंगी। सो आर्टिकल 7 में क्या दिया है, एनी ऑर्गेनाइजेशन और सिटीजन शेयर सपोर्ट एसिस्ट या फिर कोऑपरेट करेगा इन द इंटेलिजेंस वर्क। ओके, और ये क्या स्टेट प्रोटेक्ट करेगा इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को, और सपोर्ट जो भी सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं और कोऑपरेट करते हैं विद द नेशनल इंटेलिजेंस वर्क। अब मल्टी मिलियन फंडिंग जो है चाइना कर रहा है। देखो सीईटीसी इन 2018 अनाउंस $46 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन 200 मेगावाट फोटोवोल्टेइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और ये सीटेक, अगर हम सीईटीसी है ये चीज हम देखें तो इसमें क्या हमें दिख रहा है कि चाइना का ये लीडिंग मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है एंड ऑल्सो मेक हिकविजन सीसीटीवी कैमरास। ओके, तो ये सारी चीजें निकल कर आई हैं। इसीलिए जो है ज्यादातर आप देखोगे कि जहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे सोल्जर्स वगैरह को ये फोन वगैरह अलाउड ही नहीं होता है। ओके, और वो रखते हैं भाई, मिस कभी कभार होता है कि मिल जाता है फोन, बट अलाउड नहीं होता है ये सारी चीजें। और पार्लियामेंट्री पैनल्स कॉल्स डीएनए बिल प्रीमेच्योर, और पार्लियामेंट्री पैनल्स कॉल डीएनए बिल प्रीमेच्योर। इसमें ये है कि देखो एक डीएनए बिल आया, ठीक है, इस बिल में क्या था कि कुछ चीजें हैं जैसे उसका प्रोफाइलिंग करवाना, सैम्पलिंग रखना किसी भी क्रिमिनल वगैरह की, तो इसमें ये चीज ये प्रोविजंस वगैरह है, थोड़ा प्रोविजंस और इसको समझ लेंगे। वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने बोला कि ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल ये थोड़ा सा प्री मैच्योर लेवल पर है। ओके, अब ये डीएनए जो बिल, ये जो बिल प्रपोज करता है कि डीएनए सैम्पलिंग प्रोफाइलिंग हो सके ऑफ जो भी एक सिटीजन है एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, ओके, या फिर और रिपोर्टेड मिसिंग, या फिर स्टोरिंग द यूनिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस।
तो इस बिल में ये सारी चीजें मेंशन है। ओके, सो कमिटी ने ये बोला है कि एब्सेंस ऑफ अ रोबस्ट डेटा होना, डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन होना, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया में इतना कुछ स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है जो डेटा प्रोटेक्शन को जो है वो एक लेजिस्लेशन नहीं है उसके लिए। ओके, सो सिक्योरिटी जो है वो लोगों की वो रिस्क पे आ जाएगी। ओके, तो बिकॉज इतना डीएनए प्रोफाइल होना, उसमें इतना लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन होना, वो बाई चांस कहीं लीक हो गया तो लोगों का जो है राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, वो कहीं ना कहीं वायलेट हो जाएगा। ओके, सो अभी भी जो डीएनए प्रोफाइल से ये कहाँ रखा जाएगी, नेशनल डीएनए डेटा बैंक में रखा जाएगा, रीजनल सेंटर्स में रखा जाएगा। तो इसका फुली प्रोटेक्शन होना ये पॉसिबल बात नहीं है ड्यू टू इम्प्रॉपर, और या फिर कहते हैं कि लेजिस्लेशन ही नहीं है इंडिया में इससे रिलेटेड। सो बिल परमिट्स की रिटेंशन ऑफ ए डीएनए फाउंड एट ए क्राइम सीन इन परपेचुटी, हमेशा वो रहेगा। अगर वो कन्विक्ट जो है वो इनोसेंट भी आ जाए तब भी वो चीज रहेगी डीएनए वाला नेशनल डीएनए डेटा बैंक में, तो ये चीज बिल बोलता है। ठीक है, अब क्या है कि कमिटी ने रिकमेंड करा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो डेटा जो है अगर वो इनोसेंट प्रूव हो गया तो क्या होगा कि वो डेटा और जो बायोलॉजिकल सैंपल्स वगैरह लिए गए हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग करा गया है तो उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और एक कमेटी रिकमेंड करेगी, एक इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी करेगी कि वो चीजें प्रॉपरली डिस्ट्रॉयड हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ओके, अगर कोई सिविल मैटर से रिलेटेड कोई डीएनए प्रोफाइलिंग होती है तो उसके लिए एक सेपरेट इंडेक्स बनाया जाएगा और उसको सेपरेट उसमें रखा जाएगा। इस तरीके की चीजें हैं। ओके, तो जो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और वो है चाइना लॉन्चेस वॉरशिप फॉर पाकिस्तान नेवी। तो चाइना ने एक वॉरशिप लॉन्च करा है पाकिस्तान नेवी के लिए, उसका नाम है टाइप 054। ये सबसर्फेस एंटी एयर वेपन है, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम में वर्क करता है और सेंसर्स भी हैं इसमें। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और वो है एडिटोरियल पेज में। इसमें दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और इंडिया डज नीड अ फिस्कल काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट, एंड चैलेंजेस ऑफ कैचिंग एल्यूसिव टैक्स पेयर्स। सो जो इंडिया डज नीड अ फिस्कल काउंसिल, ये बात चल रही है बिकॉज अपने यहाँ देखो फॉरेन जो फिस्कल डेफिसिट है, ओके, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी क्या था, टारगेट कितना था, 3.5% था, होना चाहिए था, बट अभी क्या हुआ है कि 7% ऑफ द जीडीपी हो गया है। ओके, अभी ये जो 4.6% कब था, द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द सेंटर इन 2019-20 एज एस्टिमेटेड बाय द कैग वाज 4.6%। ओके, और ये भी हायर था देन द रिवाइज एस्टिमेट। तो ये आप देख सकते हैं कैसे ये इंक्रीज ही हो रहा है। ओके, और फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा इंक्रीज होगा वो अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। और लगभग जो है यूनियन और स्टेट का कंबाइंड में देखें तो ये 12% ऑफ द जीडीपी है। ओके, अब फिस्कल डेफिसिट को कम दिखाने के लिए कैसे क्या किया जाता है, अपनी गवर्नमेंट कैसे क्या वर्क करती है, वो करती है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ टारगेट्स जो है वो पोस्टपोन कर देगी। ओके, सेकेंड थिंग ये करेगी कि कुछ बिल पेमेंट्स है उसका नॉन सेटलमेंट दिखाएगी, वो करेगी ही नहीं। ओके, और क्या है कि बजट फाइनेंसिंग ऑफ बजट फाइनेंसिंग करेगी। ओके, जिससे क्या होगा कि फिस्कल डेफिसिट वो कम होता हुआ दिखेगा। अब क्या है कि बजट को एक कॉम्प्रिहेंसिव, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए 13 फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि एक कमिटी अपॉइंट होनी चाहिए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो करेगी इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू अ फिस्कल काउंसिल। ओके, अब ये फिस्कल काउंसिल क्या करेगी, एक इंडिपेंडेंट पब्लिक रिव्यू करेगी ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट, कंप्लायंस। ओके, अब इसमें क्या होगा कि एफआरबीएम रिव्यू कमेटी एक सिमिलर रिकमेंडेशन करेगी अंडरलाइनिंग नीड फॉर इंडिपेंडेंट रिव्यू बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंटिंग द काउंसिल। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो है जो काउंसिल क्रिएटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो उसको रिपोर्ट भी करेगी, तो वो इंडिपेंडेंटली कैसे वर्क कर सकती है, हम ये कैसे मान सकते हैं। ठीक है, अब मैंडेट क्या है, मैंडेट ये है कि फिस्कल काउंसिल
इज ए फिस्कल काउंसिल कैसे समझिए, इज एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि मैंडेट करती है और प्रमोट करती है स्टेबल और सपोर्ट पब्लिक फाइनेंसेस। तो एक ऐसा फिस्कल काउंसिल बनना चाहिए। ओके, अब क्या है, ये इंस्टीट्यूशन एसेस किस में करेगा, एक सस्टेनेबल फिस्कल पॉलिसी बनाने में, जिसमें कि वो ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक एनालिसिस करेगा। फर्स्ट थिंग क्या है कि एक अनबायस्ड रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाएगी और उससे क्या होगा कि डिबेट हो सकती है उस पर, और बहुत सारे क्वेश्चंस रेज भी करे जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसमें आप ये चीज अच्छे से पढ़ लेना। ओके, चलिए, और ये है कि सेकंड कॉस्टिंग क्या है कि कॉस्टिंग ऑफ वेरियस पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो हैं उसको देखा जा सकता है, एंड कैन हेल्प टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जिससे कि जो है एक कह लें कि पॉपुलिस्ट कभी कभार प्रोग्राम चलाने लगते हैं पॉलिटिकल साइकिल में, तो वो चीज़ जो है वो डिस्करेज किया जा सकता है और एक इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी करी जा सकती है। थर्ड थिंग क्या है कि साइंटिफिक एस्टिमेट हो सकता है प्रोग्राम का, असेसमेंट हो सकता है क्या फोरकास्ट रहेगा, और पब्लिक अवेयरनेस हो सकती है। ओके, फाइनली जो काउंसिल विल वर्क एज अ कंसाइंस कीपर इन मॉनिटरिंग रूल बेस्ड पॉलिसीज। ओके, इस तरीके से ये फिस्कल काउंसिल हेल्प करेगी। और क्या है कि डाइवर्स रोल मोर एक्सेप्टेंस। ओके, फिस्कल काउंसिल के बारे में है कि अकॉर्डिंग टू IMF अगर देखा जाए लगभग 36 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट की तरह वर्क कर रहा है इन 2014, और बहुत सारे अभी भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं तब से। एडवांस कंट्रीज में हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, पर इमर्जिंग इकोनॉमीज में अभी वो ग्रो कर रहे हैं। ओके, कॉमन एजेंडा इन सबका क्या है कि एक वॉचडॉग की तरह वर्क करना और कंसिडरेबल डाइवर्सिटी लाना इन स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। ओके, अब इम्पोर्टेंट टास्क क्या है। ओके, ये चीज ध्यान से देखना क्या इंपॉर्टेंट टास्क हैं इसके, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा फिस्कल काउंसिल। ओके, ये कि एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस हो सकती है, रिव्यू हो सकता है, मॉनिटर इवैल्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज और प्रोग्राम्स का। फिर क्या हो सकता है, डेवलपिंग और रिव्यूइंग मैक्रो इकोनॉमिक बजटरी प्रोजेक्शन। ओके, कॉस्ट ऑफ बजटिंग एंड पॉलिसी प्रपोजल ये हो सकता है, और प्रेजेंटिंग पॉलिसी मेकर विद अल्टरनेट पॉलिसी ऑप्शन, ये भी चीजें हो सकती हैं। अब क्या है कि OECD 2013 में एक डॉक्यूमेंटेड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नीडेड फॉर द सक्सेसफुल फिस्कल काउंसिल ये लाए। उसमें क्या था, 9 ब्रॉड हेड्स लाए। इसमें था कि लोकल ओनरशिप, इंडिपेंडेंस होना चाहिए एंड नॉन पार्टीशनशिप हो गया। इसके बाद मैंडेट होना चाहिए, रिसोर्स, रिलेशनशिप विद लेजिस्लेचर, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्यों, जिससे कि एक ऑटोनॉमी बनी रह सके, उसमें अनबायस की तरह वर्क कर सके, ट्रांसपेरेंसी रह सके, और इफेक्टिव और अकाउंटेबल काउंसिल हो सके। तो काउंसिल किस तरीके से अनबायस की तरह वर्क करेगी कि जब ये पॉइंट्स रहेंगे तब जाके जो है ये काउंसिल इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएगी। सो हाउ इफेक्टिव हैव दीज इंस्टीट्यूशन बीन, कितने इफेक्टिव रहे हैं। एक स्टडी हुई IMF के ने करवाया था, उसमें ये था कि IFIs हैं ये एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग प्राइमरी बैलेंस। जहाँ पे IFIs हैं वो इकोनॉमीज जो है मोर एक्यूरेट रही हैं। ओके, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड बजटरी फोरकास्ट में, और पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट करी है, एक डिबेट भी क्रिएट करी है फिस्कल पॉलिसी पर। अब केस स्टडीज ली थी बेल्जियम, चिली और UK का। इसमें क्या है, बेल्जियम में गवर्नमेंट इज लीगली रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट द मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड फेडरल प्लानिंग ब्यूरो, एंड दिस हैज सिग्निफिकेंटली हेल्प, जिससे कि टू रिड्यूस द बायस इन दीज एस्टिमेट। फिर चिली में क्या हुआ कि 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं ऑन ट्रेंड GDP पे है, और दूसरी कौन सी है, रेफरेंस है कॉपर प्राइस पे, तो ये हेल्प करती है इन द बजट फोरकास्ट। इसी तरह UK में भी है। सो व्हाइल वी कैन नॉट स्टेट दैट FRBM एक्ट हैज बीन अनक्वालिफाइड सक्सेस रहा है, इट हैज ऑल्सो नॉट बीन एन एब्जेक्ट फेलियर ईदर। ओके,
काउंटरफैक्चुअल क्या है? विल शो दैट थिंग्स वुड हैव बीन मच मोर वर्स विदाउट इट। अगर ये नहीं होता तो बहुत ज्यादा चीजें बेकार रहती। ओके, सो लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक और लार्ज के लिए एक अवेयरनेस सा क्रिएट करता है ये। सिमिलरली जो फिस्कल काउंसिल है वो हेल्प करेगा कॉम्प्रिहेंसिवनेस में, ट्रांसपेरेंसी में और अकाउंटेबिलिटी में। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और वो है चैलेंज ऑफ कैचिंग इल्यूसिव टैक्स पेयर। देखो इंडिया का टैक्स कलेक्शन देखा जाए ये अभी क्या है, शार्पली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चल रहा है। ओके, रीजन क्या है? नेशनल रीजन है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट बहुत लोगों का चला गया है ड्यू टू कोविड-19, और साइमल्टेनियसली देखा जाए एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पेंडेमिक वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हो रहा है। ओके, और फिजिकल डेफिसिट इन द बजट इज सेट टू राइज जब तक ये हम एक्सपेंडिचर कट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो जो है लगभग देखा जाए 15 मिलियन पीपल पे इनकम टैक्स। ओके, बट आउट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.35 बिलियन में केवल कितने 15 मिलियन ही टैक्स पे करते हैं। और दिस इज द नंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 का। ड्रॉप इन नंबर ऑफ टैक्स पेयर, तो नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स हैं ये तो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अगर टैक्स पेयर्स का देखें जो टैक्स फाइल कर रहे हैं ये इंक्रीज हुए हैं, पर टैक्स पेयर्स का ये ड्रॉप हो गया है। और दिस इज द रिजल्ट ऑफ द टैक्स कंसेशन बिकॉज ऑफ द जो देखो कंसेशन दिया गया था कि जो अप टू 5 लाख है जिनका है वो पे नहीं करेंगे। ओके, टैक्स हो गए। द फैक्ट दैट डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन परसेंटेज टर्म वो लगभग 5.5% है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द वेल ऑफ इन द कंट्री, जो फाइल करते हैं टैक्स रिटर्न, एक तो ये हुए, एंड दोज हु कम्प्लीटली एस्केप द टैक्स नेट, और जो दूसरे वो हैं जो कि नहीं करते हैं। सो इफ द जो फाइल कर रहे हैं ये मोर ऑफ देयर इनकम डिक्लेयर करने लग जाएंगे तो क्या होगा, टैक्स टू जीडीपी रेशियो वो बढ़ जाएगा। और इफ दोज हु वर आउटसाइड द टैक्स नेट वो आते हैं इस टैक्स नेट में और वो भी पे करने लगते हैं, देयर वुड हैव बीन अ राइज किस चीज में, टैक्स टू जीडीपी रेशियो एंड द नंबर ऑफ टैक्स पेयर, तो वो भी चीजें तब भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा। 2016 की रिपोर्ट का अगर हम देखें तो टॉप 10% ऑफ द इंडियंस जो है अर्न 55% ऑफ द नेशनल इनकम। ये कुछ डेटा है इसमें, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये जिसको मार्क कर रहे हैं ये डेटा इम्पोर्टेंट है, इसको कहीं नोट डाउन कर लेना, काम आएगा आप लोगों के। If these people could be brought under the income tax net, अगर ये जो है इनकम टैक्स नेट में फुली ला जा सके, वो किसी तरह एस्केप ना कर पाए, ओके, उनकी ब्लैक और जो वाइट मनी है वो भी आ सके सर्कुलेशन में, टैक्स पेइंग में, तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी हो जाएगा। सो क्या होगा, अगर ये इनकम टैक्स नेट में ही पूरे के पूरे जो 10% है ये लोग आ गए तो क्या होगा, और ऑनेस्टली पे करने लग गए तो इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना, लगभग 18% हो जाएगा। ओके, क्लियरली ए लॉट ऑफ द टैक्सेस आर नॉट पेड आउट ऑफ वाइट इनकम, एंड फिर ब्लैक इनकम की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो पे ही नहीं करते हैं। सो डीमोनेटाइजेशन वाज सपोज टू ब्रिंग आउट द ब्लैक इनकम, बाहर निकालने के लिए करा गया था, एंड जिससे कि उसको वाइट में और सर्कुलेशन में लाया जा सके। ओके, इसलिए बेसिकली डिमोनेटाइजेशन किया गया था। सो रीजंस और भी दिए गए थे, बट अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो ये एक मेन रीजन था। So government has been trying hard to tackle the large black economy, कि इस black economy को कैसे पकड़ा जाए। अब देखते हैं 2014 की जो गवर्नमेंट आई उसने किस तरीके से वर्क करा। एक इसमें आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले करा। एक तो एक एसआईटी बनाई गई जिससे कि अंडर कोर्ट ऑर्डर जो कि ये चीजें देखेगी। ओके, और रीनेगोशिएट करा टैक्स ट्रीटी विद मॉरिशस। ओके, जिससे कि जो है जो इंडिया का मनी बाहर था वो बैक आ सके। ओके, और नथिंग सीम टू बट जो 1% है, टॉप 1% इन द इनकम लैडर है, उनको कैसे लाया जाए इस चीज में, वो चीज नहीं करी गई। ओके,
सो रिच लोग जो हैं ज्यादातर वो क्या है, वो अपने कंट्री से जो है एस्केप कर रहे हैं, भाग रहे हैं। एंड मोर देन 23% हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने अपने देश को छोड़ दिया है। ओके, अप टू 2019। अब कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द टैक्स फाइलिंग प्रोसेस वो देखा जाए वो कंप्यूटराइज कराया गया। ओके, ये चीजें हैं कि आपको आप टैक्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर पूछा गया आंसर राइटिंग वगैरह में या फिर इंटरव्यू लेवल पे तो आप ये बता सकते हैं। ओके, इवन प्रीलिम्स में भी कुछ पॉइंट्स इसमें आ सकता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तीनों लेवल के लिए। सो इसको क्या हुआ कि कंप्यूटराइज करा गया। ई फाइलिंग के लिए आपके पैन भी इंट्रोड्यूस करे गए और इंटरलिंक कर दिए गए। इससे क्या हुआ कि ऑनेस्ट रिटर्न्स सामने आने लग गए। ओके, विवाद से विश्वास स्कीम भी इंट्रोड्यूस करी गई, जिससे कि टैक्स डिस्प्यूट्स वाले मैटर सेटल हो सके। एक न्यू सिस्टम बनाया गया। गवर्नमेंट इज एबल टू ट्रस्ट नीदर टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को कर सकती है, ना ही रिच पीपल को। सो इट डिसाइडेड कि जितना भी प्रोसेस है पूरा कंप्यूटराइज हो जाए। सो ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए केस डिफरेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे। दैट इज वाई न्यू स्कीम इज सेट टू फेसलेस होगी और एनोनिमस भी होगी, जिससे कि कोई भी नेक्सस ना हो सके टैक्स पेयर और ऑफिसर्स के बीच में। और क्या होगा कि मनी कैन नॉट बी पेड टू इवेट टैक्सेस। ओके, सो डिपार्टमेंट इज बीन रिकॉग्नाइज इनटू असेसमेंट यूनिट्स, वेरिफिकेशन यूनिट्स, रिव्यू यूनिट, टेक्निकल यूनिट, इस तरीके से पूरे डिपार्टमेंट को कर दिया गया है। देयर विल बी ऑल्सो अ स्मॉल यूनिट टू टेक केयर ऑफ द पास्ट मैटर्स। सो बिजनेस मैन जो है डिक्लेयर करते हैं एंटायर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एज अ बिजनेस कॉस्ट इवन इफ ए लॉट ऑफ कंप्यूटराइज डेटा आर अवेलेबल। वो चीजें इनएडिक्वेट हो जाती है, वो माने करेक्ट चीज नहीं निकल के आ पाती है। 2016 में देखा गया बिफोर डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट है इनिशिएटेड एन इनकम डिक्लेरेशन स्कीम स्टार्ट करी थी। ओके, और लोगों को डराने के लिए डिपार्टमेंट ने अनाउंस करा कि लगभग 93 लाख हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं एंड वुड यूज इट टू कैच पीपल, बट इसका कोई स्कीम में ना फायदा हुआ नहीं। सो हाई टैक्स रेट हैज बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम 97.5% टू 30% कर दिया प्लस सरचार्ज नाउ। ओके, आफ्टर 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई जब, तो कंट्रोल और रेगुलेशन ये जो है जो है पूरा कर्टेल कर दिया। जैसे मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, फेरा करके है, ये सारे रिमूव कर दिए गए। ओके, सो वेल ऑफ जो है कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हैं कि बहुत टैक्सेस हाई है, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं और बहुत सारे कंट्रोल्स भी हैं। सो एंड ऑल टैक्सेस पे तो बहुत कर रहे हैं बट रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो लेमेंट है ये जो कर रहे हैं इज रेदर अनफेयर बिकॉज दे हैव गेन्ड अ लॉट द मोस्ट ऑफ आवर कंट्रीज डेवलपमेंट। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंटर टू द फीलिंग ऑफ सोशल इनजस्टिस इन एवरी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन में रहता ही है कि अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देंगे तो बोलेंगे, फिर डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर बोलेंगे, तो ये सारी चीजें रहती हैं इकोनॉमी में। Okay, and so these were the things for today, and thank you for watching.